Welcome to all. Today we will take a new chapter, that is respiratory quotient. रेस्पिरेटरी कोशिएंट का हिंदी मतलब है श्वसन गुणांक। जैसे आप लोग सुने होंगे IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट या स्पिरिचुअल कोशिएंट, उसी प्रकार से यहाँ पर श्वसन के जो सब्सटेंस होते हैं जिसका रेस्पिरेशन होता है उसके गुणांक के बारे में अपने को बात करना है। दैट इज कॉल्ड RQ इन शॉर्ट फॉर्म। और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो रहेंगे सबसे पहले उनको जानिए। जैसे आपका फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, इनका ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअल में, और उनके ऑक्सीडेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और साथ में एनर्जी बाहर निकलती है, उसके बारे में आपको जानना है कि किस प्रकार का रेशियो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलने का और कितनी ऑक्सीजन दी जाती है। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन रेस्पिरेशन इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज RQ। मीन्स एक निश्चित समय में, निश्चित तापमान में जो भी सब्सटेंस होगा रेस्पिरेशन जिसका हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुल मिला के उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उसके ऑक्सीडेशन में कितनी ऑक्सीजन ली जा रही है, उसके रेशियो को, उसके अनुपात को हम RQ कहेंगे। यहाँ शॉर्ट फार्मूला देखिए, RQ इज इक्वल टू CO2/O2। RQ मीन्स रेस्पिरेटरी कोशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व बटे अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है और ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब की जा रही है, उसके अनुपात को हम RQ कहेंगे। अब सवाल उठता है कि जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंट है वो किस प्रकार के हैं, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से RQ की वैल्यू रहेगी। तो वैल्यूज ऑफ RQ जो है वो वेरी करेगा विद द रेस्पिरेटरी सब्सटेंट एंड देयर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब पहले आप लोग जानते होंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब फूड कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, आपका फैट हो सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि RQ की वैल्यू क्या रहेगी। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा है। केस 1 में देखिए आप, वैल्यू जो रहेगी RQ की यूनिटी रहेगी, मतलब 1 रहेगी। केस 2 में RQ इज लेस देन 1, 1 से कम है। देखिए एक इधर है, चिन्ह मार दिया हमने। और केस 3 में रहेगा RQ इज मोर देन 1। तो सबसे पहले अपन आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आप लोग समझते होंगे जिसमें शुगर्स वगैरह रहता है, जैसे स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, इनमें सब में हेक्सोज शुगर रहेगी। और इनके ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ऑक्सीडेशन कभी भी होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उतनी ही ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला हमने लिख दिया, सिंपलेस्ट हेक्सोज शुगर है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। मतलब इसके ऑक्सीडेशन के लिए 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एंड प्लस 6 वाटर एंड एनर्जी। तो RQ क्या है, यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और 6 ऑक्सीजन दी जा रही है। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ RQ विल बी 1, 6/6, इसलिए यूनिटी होगा। तो कहने का मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल आप खाते हैं या लेते हैं, या प्लांट जो बनाता है, और उसके रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जितनी निकलती है उतनी ऑक्सीजन दी जाती है। अब इसका पीछे कारण ये बता रहा हूं आपको कि ये जो भी मटेरियल रहेगा सब्सटेंट, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर रहेगी। दैट्स वाई RQ इज इक्वल टू 1। ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिए, यदि कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है तो 100% RQ का मान 1 रहेगा। और उदाहरण दे रहे हैं आपको, लीव्स ऑफ प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट रहता है। सीड्स पर्टिकुलरली जो जर्मिनेट करते हैं, और ऐसे सीड्स जिनमें स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहे, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, या अन्य अनाज हो गए, तो जब आप उसको ग्रो करते हैं तो उस समय स्टार्च कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, और उसका RQ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जर्मिनेटिंग सीड में पर्टिकुलरली, और आलू के ट्यूबर्स में, क्योंकि आलू में टोटली कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, स्टार्च है जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से RQ का मान हमेशा इनमें 1 ही आएगा।
अब सेकेंड कंडीशन फैट्स की देखिए, फैट्स और प्रोटीन्स में RQ इज लेस देन 1। हमने एक फार्मूला लिखा है, आप याद कर लेंगे इसको, C51H98O6। ये ट्राईपामेटिन टाइप का फैट है, कहलाता है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स का यदि ऑक्सीडेशन करना है तो करीब 145 ऑक्सीजन की मात्रा लगेगी, और उसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कम रिलीज हो रही है। 102 कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज एंड 98 वाटर और एनर्जी। दैट्स वाई RQ विल बी लेस देन 1 मीन्स 0.7। 102 बटे 145, 102 अपॉन 10145 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है ना। CO2 अपॉन O2 लेस देन 1। अब ऐसा क्यों हुआ? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, फैट सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन होता है उसके पहले फैट का हाइड्रोलिसिस होगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। देखिए फैट्स प्लस वाटर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बने, दोनों का RQ 1 से कम है, लेस देन 1, 0.86 है, और फैटी एसिड का तो बहुत कम है, 0.7 है। अब ऐसा क्यों होता है? फैटी एसिड जो रहते हैं दे आर पुअर इन ऑक्सीजन। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ मैंने पहले ही बताया कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। दैट्स वाई फैट्स आर पुअर इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना मात्रा इसमें बहुत कम है। एंड दैट्स वाई रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसलिए इसका यदि ऑक्सीडेशन होना है तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी। देखिए 6 है तो इसके चलते ये इतना ऑक्सीजन लेता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। देयरफॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इज मोर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेशन इज लेस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, एंड दैट्स वाई RQ विल बी लेस देन 1। क्लियर? फैटी सीड्स में खासकर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, फ्लैक्स, कैस्टर, जितने भी तेल वाले पदार्थ हैं जिससे तेल निकलता है वही फैट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप लोग भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैट ज़्यादा खाते हैं यदि आपके डाइट में रहता है तो वो आपको ट्रबल पैदा करता है। क्यों? उसके ऑक्सीडेशन में ज़बरदस्त हार्ट को वर्क करना पड़ता है और ऑक्सीजन लेना पड़ता है, जिसके चलते आपके अंदर की एनर्जी और हार्ट को वर्क करने के कारण ही प्रेशर पड़ता है उसमें, नसों में भी, तो हार्ट अटैक की संभावना रहती है। इसलिए ध्यान रहे कि फैट्स कम से कम आपको भोजन में यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हार्ट पेशेंट को और जो भी ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता वगैरह है उसके पीछे फैट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो फैट्स लीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा मत लीजिए, पर ध्यान दीजिए कि कारण क्या है, क्या बात है। तो फैट्स में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो साइंटिफिक है ये, और उसके कारण आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है। इसलिए ध्यान रहे कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और फैट और प्रोटीन की मात्रा उसकी तुलना में कम होनी चाहिए। और आप लोग उसी प्रकार से खाते भी होंगे, दाल की मात्रा कम रहती है और चावल या रोटी की मात्रा ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो उसमें समझने की बात है। अब आते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन भी RQ का मान उसमें 1 से कम होगा, पहले एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा वो, देखिए हमने लिख दिया लेस देन 1, और इसके भी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। तो फैट और प्रोटीन ऐसे हैं जिसमें कि RQ का मान 1 से कम होगा। अब देखिए RQ इन सकुलेंट प्लांट, सकुलेंट मतलब जो मांसल पौधे हैं जिनकी पत्तियां और तने या तो फ्लैशी हैं, लीव्स वगैरह जो हैं, जैसे आपका अपनसिया, नागफनी, आजकल एलोवेरा भी आ रहा है, यूफोर्बिया, ब्रायोफिलम, कैक्टेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, कैक्टस वगैरह, उनमें सब में सकुलेंट प्लांट्स कहलाते हुए उनकी पत्तियां जो होती हैं या तने जो भी रहेंगे वो फ्लैशी हो जाएंगे। तो उस समय ऑक्सीडेशन जो होगा, क्योंकि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टोमेटा दिन को क्लोज रहेंगे, रात को ही खुलेंगे, तो वहाँ पर रेस्पिरेशन तो हो रही है और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रात को स्टोर कर ली जाती है, लेकिन रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए वो नहीं निकलती ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, तो 3 ऑक्सीजन ले रहे हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीजिंग, नहीं, बल्कि क्या बन रहा है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इसलिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने नहीं देना है और उसके चलते यहाँ मेलिक एसिड बनती है, ठीक है, और पानी भी निकलता है।
तो इस प्रकार से आर क्यू क्या हो गया 0/3। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आई 0। जब 0 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज, और मैलिक एसिड जो है इट इज स्टोर्ड इन वैक्यूल ड्यूरिंग नाइट। नाइट को मैलिक एसिड वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है, और दिन को स्टोमेटा तो क्लोज रहेंगे, तो दिन को कोई बात ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऑक्सीडेशन से बनेगी दिन को, वो फिर फोटोसिंथेसिस बनाने में यूज कर ली जाएगी, भोजन बनाने में। क्लियर। और उसके बाद आइए अब आर क्यू मोर देन 1। आर क्यू मोर देन 1 कब होगा, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एसिड जब आप ज़्यादा यूज करेंगे, जैसे मैलिक एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी, और 4/1 हो 3 हो गया। तो कितना हो गया आर की वैल्यू 1.33। मीन्स देखिए यहाँ पर फार्मूला मैंने जो बताया था वो देखिए, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, दैट्स वाई इसके ऑक्सीडेशन के लिए हमको ऑक्सीजन कम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके गणित ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही रहता है। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा है तब कुछ अलग स्थिति बन रही है, और इसकी मात्रा कम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा कम यूज की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है ऑर्गेनिक एसिड्स आर रिच इन ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है तो C6H12O6 दोनों बराबर रहते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है C4 और O5, मतलब एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसलिए ध्यान देंगे, देयरफॉर रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑक्सीडेशन। तुलनात्मक रूप से यदि कार्बोहाइड्रेट तुलना करें तो हमें कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी फॉर देयर ऑक्सीडेशन। तो ऑर्गेनिक एसिड में हमने देखा कि आर क्यू मोर देन 1 है। और एक और उदाहरण बता देते हैं, एक ऑक्जेलिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का, जितने भी हैं सब में ऑक्सीजन की मात्रा देखिए यहाँ पर कम लग रही है। 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और 2 पानी, 4/1। क्लियर। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है, आर क्यू जब इन्फिनिटी होगा, मतलब अनंत होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, या तो फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन के फलस्वरूप, या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसके फलस्वरूप जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, बहुत कम 21 कैलोरी एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए आर क्यू इक्वल टू 2/0। तो 2/0 जब नीचे 0 रहेगा तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट यूज। इस प्रकार से हमने देखा कि एनारोबिक कंडीशंस में रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन इज नॉट यूज और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लेकिन तो 2/0 और आर क्यू की वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस आर क्यू का ये है कि आपको इंडिकेट हो जाता है, इंडिकेशन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है सबस्टेट का, उसका नेचर पता चल रहा है। यदि मान लीजिए सेलुलर प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो आप फास्ट में है लंबे समय तक, तो आप कुछ ले नहीं रहे हैं, भले बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूस हो रही है। तो उस समय देखिए आदमी वीक हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है, कई बार 2-4-6 दिन लगातार है। क्यों, देयर इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का मतलब आपके अंदर की जो प्रोटीन है सेल के अंदर, उसका डिग्रेडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और यदि आप भोजन कर रहे हैं, तेल घी खा रहे हैं और अनाज ले रहे हैं, फैट या कार्बोहाइड्रेट, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होगा, वो हमेशा होता रहता है। तो इस प्रकार से पता चल गया हमको कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि इससे भी पता चल रहा है, यदि आर क्यू लेस देन 1 है, 1 से कम है मान लीजिए, तो पक्का मान लीजिए प्रोटीन या फैट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, बिकॉज सबस्ट्रेट जो है, जो हमने लिया है फैट या प्रोटीन, इज ऑफ लो ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तभी आर क्यू का मान 1 से कम होगा। ध्यान रहे, ऑक्सीजन की मात्रा यदि 1 से अधिक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा यदि सबस्ट्रेट में अधिक है मान लो, तो आर क्यू की वैल्यू क्या होगी,
1 से अधिक होगी ऑर्गेनिक एसिड में। इसलिए यहाँ क्या लिखा, RQ इज मोर देन 1 बिकॉज सबस्ट्रेट इज ऑफ मोर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। और कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया मैंने आपको, RQ की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज 1 बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन यदि एक बराबर हैं तो 100% मानिए RQ 1 रहेगा। यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो RQ अधिक रहेगा ऑर्गेनिक एसिड, और यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो RQ 1 से कम होता है प्रोटीन और फैट में। अब आपको बताते हैं कि आप प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, और मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर फाइनल या प्रीवियस में यदि कोर्स में है तो आपको केवल डिमॉन्स्ट्रेट कराया जाता है, लेकिन हायर लेवल में जाते हैं एमएससी वगैरह में तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि RQ का मान किस प्रकार से 1 से ज़्यादा हो रहा है या 1 हो रहा है या 1 से कम हो रहा है। तो ये तो लैब में जाके होगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि गेनांग रेस्पायरोस्कोप के द्वारा इसका अपन RQ मेजरमेंट करते हैं, RQ का मापन करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये ट्यूब है, दिख रही हैं, यहाँ एक आपको बल्ब दिख रहा है, यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी मटेरियल डालना है जो भी, चाहे अब यहाँ जर्मिनेटिंग सीड्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब यदि फैट वगैरह रहता, ऑयल वगैरह, तो यहाँ फैट्स रहता, प्रोटीन्स रहता, चना वना डाल के रखते थोड़ा सा। तो इस प्रकार से जर्मिनेटिंग है, मतलब यह भी कार्बोहाइड्रेट का है। पत्तियाँ रख देते आप, तो जो भी यहाँ पर जिसका आपको RQ निकालना है यहाँ पर रखेंगे और इस प्रकार से स्टॉपर वगैरह लगा के कर देंगे। यहाँ पर जो वाटर भरा रहेगा दैट विल बी सेलाइन वाटर, सादा पानी नहीं रहता बल्कि नमक का पानी रहेगा। नमक का पानी इसलिए रखते हैं बिकॉज वाटर यदि रहता तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन सॉल्युबल है, घुल जाती, तो हमारा रिजल्ट ठीक नहीं मिलता। तो हाँ, तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आज निकलेगी, हाँ तो मैं बता रहा था कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी मान लीजिए तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, लेकिन सेलाइन वाटर में, नमक के घोल में, सेलाइन वाटर मतलब नमक का घोल या पारा भी रहेगा मान लो यहाँ पर, तो उसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो सॉल्युबल नहीं होगी। इसलिए बताया आपको सेलाइन वाटर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ इनसॉल्युबल इन आपको सेलाइन वाटर, ध्यान रहे, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि जो RQ निकालेंगे इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक रेशियो है, ये अनुपात में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो RQ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए, और इस प्रकार से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि RQ की वैल्यू किस में कितनी है, और उससे नेचर पता चल रहा है सबस्ट्रेट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।